हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम DBMS यूनिट 1 कंप्लीट वन शॉर्ट रिवीजन करेंगे लगभग 20 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट यूनिट। सो ये वीडियो आपके लिए एकदम धमाकेदार होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में इस चीट शीट के अंदर जितने भी नोट्स हैं एंड जितने भी बुक्स इवन जितने भी PYQs है लास्ट ईयर PYQs को देख करके कि रिपीटेडली किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ रहे हैं, सब कुछ देख के आपके लिए बेस्ट चीट शीट बनाई गई है जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। सो फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई वॉन्ट योर फीडबैक। एग्जाम के बाद एक बस ज़रूर बताना है कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आया एंड कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रही आपके लिए वीडियो। सो फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले डेटाबेस जो है वो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा होता है सो दैट हम उसको इजीली एक्सेस कर सके, मैनेज कर सके, मॉडिफाई कर सके, रिट्रीव कर सके। नेक्स्ट हमारा आता है DBMS, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, लाइक हमने डेटाबेस तो बना दिया, अब उस डेटा को मैनेज करने के लिए क्रिएट करना है, हमें अपडेट करना है, उसमें कुछ स्टोर करना है, ऑर्गेनाइज करना है, रिट्रीव द डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। फॉर दैट वी नीड सॉफ्टवेयर एंड उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं DBMS, जो कि हमें सिक्योरिटी एंड कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है, कॉन्करेंसी कंट्रोल, बैकअप एंड रिकवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके एग्जाम्पल हो गए लाइक MongoDB हो गया, MySQL, Oracle, ये सब इसके एग्जाम्पल है। अब DBMS में भी कैटेगरी आती है RDBMS, वो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब ये जो है वो डेटा को रिलेशन की फॉर्म में स्टोर करता है। रिलेशन मीन्स टेबल्स, तो यहाँ पर जितना भी डेटा स्टोर होगा वो टेबल्स की फॉर्म में। टेबल में हमारे पास एक रो होती है एंड एक कॉलम। सो रो को हम टपल भी कहते हैं, टपल और रिकॉर्ड्स, एंड कॉलम हमारे होते हैं फील्ड्स एंड एट्रीब्यूट्स। एंड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को हम कहते हैं कार्डिनलिटी एंड नंबर ऑफ एट्रीब्यूट को हम डिग्री कह लेते हैं या एडिटिंग। अब टाइप्स ऑफ डेटाबेस यूजर, यहाँ से भी PYQ आ रखे, लाइक जितने भी टॉपिक्स हैं ना, लाइक 3 टायर आर्किटेक्चर ये हो गया, ये सब PYQs ही हैं। डायरेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, टाइप्स बता दो डेटाबेस यूजर्स के। नेक्स्ट भी अगर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा इंडिपेंडेंस, इसमें लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होगा, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, कीज, ये सब PYQs ही हैं, यही क्वेश्चन आते हैं। सो टाइप्स ऑफ डेटाबेस यूजर, सबसे पहले हमारे आते हैं DBA, दैट आर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये क्या होते हैं? मेन कंट्रोलर ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओवरऑल कंट्रोल के लिए, सिक्योरिटी एंड डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए। इसके एग्जांपल हो गए लाइक हमारे बैंक डेटाबेस एडमिन हो गए। नेक्स्ट हमारे आते हैं नेम पैरामीट्रिक यूजर्स। ये जो होते हैं ये नॉन टेक्निकल यूजर्स होते हैं, मतलब ये प्री डिफाइंड एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं। इनको डायरेक्ट कोई डेटाबेस की नॉलेज नहीं होती बट फिर भी ये उसको यूज़ करते हैं। ये एग्जांपल हो गए लाइक ATM यूजर्स हो गए, रेलवे बुकिंग यूजर्स हो गए, ये इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे आते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, मतलब ये डेवलपर्स होते हैं हु बिल्ड डेटाबेस एप्लीकेशंस। मतलब ये हमारे कोड लिखते हैं, लाइक SQL एंड जावा, इन सब में कोड लिखते हैं, ये ऐप्स बनाते हैं, वेब सिस्टम्स बनाते हैं। एग्जाम्पल में लाइक हम अगर शॉपिंग एप्लीकेशन देखें तो वो इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद सोफिस्टिकेटेड यूजर्स, ये एडवांस्ड यूजर्स होते हैं विद डेटाबेस नॉलेज, मतलब इसमें हमारे पास डेटा एनालिस्ट हो गए, रिसर्चर्स हो गए, ये सब आते हैं। उसके बाद स्पेशलाइज्ड यूजर्स, ये एक्सपर्ट होते हैं फॉर स्पेशल एप्लीकेशंस, मतलब ये हमारे एडवांस्ड सिस्टम्स बनाते हैं, लाइक AI सिस्टम हो गया। ठीक है, तो इसको आप याद कैसे करोगे? मैंने छोटा सा निमोनिक बना दिया है, DNASS। सो D मीन्स DBA है ना, डेटा नीड्स ऑल स्मार्ट स्पेशलिस्ट। सो D मीन्स DBA, N मीन्स नेटिव यूजर्स, A मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DBMS। क्या क्या है? ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। डेटा शेयरिंग, हम इजीली डेटा को शेयर कर सकते हैं। रिड्यूस रिडंडेंसी, रिडंडेंसी होता है हमारी डुप्लीकेसी ऑफ डेटा। ये इंश्योर करता है कि सेम डेटा हमारा बार बार स्टोर ना हो, इससे हमारे स्टोरेज एंड एरर दोनों कम होते हैं। उसके बाद कंसिस्टेंसी वही कि डेटा एक्यूरेट एंड सेम रहता है मल्टीपल लोकेशंस पे। सो ये इंश्योर करता है कि हमारा डेटा एक्यूरेट रहे। बैकअप एंड रिकवरी, लाइक कल को हमारा सिस्टम फेलियर हो गया या किसी भी रीज़न से लाइक सिस्टम क्रैश हो गया तो ये डेटा लॉस नहीं होने देता, वो वापस उसको रीस्टोर कर देता है। नेक्स्ट डेटा इंडिपेंडेंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक एक लेवल पे अगर हम डेटा को कुछ चेंज करें तो दूसरे लेवल को ये इफेक्ट नहीं करता, कि डेटा आपस में इंडिपेंडेंट है। उसके बाद डेटा एब्स्ट्रैक्शन मीन्स कॉम्प्लेक्स डिटेल्स को हाइड करके यूज़र को सिर्फ यूजफुल डेटा ही प्रोवाइड करना। कॉन्करेंसी कंट्रोल, मतलब कि मल्टीपल यूज़र एक साथ काम करें जिससे कॉन्फ्लिक्ट ना हो। एंड डेटा सिक्योरिटी, कि भाई डेटा हमारा सिक्योर रहे। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्किटेक्चर ऑफ DBMS। ये जो है इसमें 3
तीन टाइप आते हैं। फर्स्ट इज वन टायर, नेक्स्ट टू टायर आर्किटेक्चर एंड थ्री टायर आर्किटेक्चर। इसमें थ्री टायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार इन दोनों पे भी हम देख लेते हैं बिकॉज एक सिलेबस का पार्ट है, पूछ भी लेते हैं कभी कभार। सो वन टायर लाइक बिल्कुल सिंपल सा, यूज़र डायरेक्टली वर्क्स विद डेटाबेस ऑन सेम सिस्टम विदाउट नेटवर्क। मतलब यूज़र एक ही सिस्टम पर काम करेगा, डायरेक्टली डेटाबेस के साथ वो काम करेगा। ये एकदम सिंपल सा आर्किटेक्चर है, कॉस्ट इफेक्टिव है, सिंपल एंड फास्ट है, इजी टू इम्प्लीमेंट है बिकॉज सिर्फ एक ही सिस्टम की हमें नीड है और कोई दूसरा सिस्टम हमें ज़रूरत ही नहीं है। इसका एग्जांपल लाइक MS एक्सेल, हमारा जो एक्सेल शीट्स पे जब हम काम करते हैं सो एक ही सिस्टम होता है एंड यूज़र उससे डायरेक्ट हम उस पर काम कर लेते हैं। एक्सटर्नल कोई हार्डवेयर की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इसलिए सिंपल है एंड एक्सपेंसिव भी नहीं है, फास्ट भी है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि लिमिटेड टू सिंगल यूज़र, सिर्फ सिंगल यूज़र ही इसको काम कर सकता है, मल्टीपल यूज़र के लिए डिफाइन नहीं है। पुअर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, लाइक अगर हमारे सिस्टम का पासवर्ड किसी को पता लग गया तो वो C ड्राइव में जाए, D ड्राइव में जाए, वो कहीं पर भी जाए, वो डायरेक्ट मेन एप्लीकेशन में चेंज कर सकता है। फिर हार्ड टू शेयर डेटा बिकॉज सब कुछ सेम सिस्टम में है तो डेटा शेयर करना हार्ड हो जाता है। फिर टू टायर आर्किटेक्चर, टू टायर आर्किटेक्चर हमारा नॉर्मल क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है, लाइक ऐसे टू टायर आर्किटेक्चर, जैसे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की सर्वर को और सर्वर ने उसको रिस्पॉन्ड कर दिया, तो ये हमारा टू टायर आर्किटेक्चर है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि क्लाइंट सर्वर मॉडल है, इजी टू एक्सेस है, स्केलेबल है, सिंपल है, लो कॉस्ट, सपोर्ट्स मल्टीपल यूज़र भी इसमें काम कर सकते हैं, बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू वन टायर। बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि लिमिटेड स्केलेबिलिटी, मतलब यूज़र्स बढ़ेंगे तो उससे हमारी परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो जाएगी, सिक्योरिटी इश्यूज़ आ जाते हैं यहाँ पर बिकॉज यहाँ पर जो है ना वो क्लाइंट वो डायरेक्ट डेटाबेस सर्वर से कांटेक्ट कर रहा है, बीच में कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पर। एंड डिफिकल्ट मेंटेनेंस, इसके एग्जांपल में हम समझ सकते हैं हमारा नॉर्मल सा एक लाइब्रेरी सिस्टम हो गया सिंपल सा, कि उसमें सारे बुक्स का डेटा है कि कौन सी कहाँ है, इशू डेट वगैरह ये सब उसका रिकॉर्ड। फिर आता है हमारा थ्री टायर आर्किटेक्चर। थ्री टायर आर्किटेक्चर में हमारे पास तीन लेयर्स होती हैं। फर्स्ट इज एप्लीकेशन लेयर, बिजनेस लेयर एंड डेटा लेयर। इसमें क्या होता है कि जैसे जो हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल था ना, इन दोनों के बीच में हमारी एक बिजनेस लेयर आ गई, ठीक है, एक बीच में एक लेयर आ गई। जैसे ये हमारे पास ये सारे के सारे क्लाइंट्स हैं और ये डेटाबेस है हमारा, बीच में एक बिजनेस लेयर आ गई, जिससे क्या हुआ, अभी बिजनेस लेयर क्या करती है, जो भी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी तो वो हाई लेवल में है, तो बिजनेस लेयर उस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है एंड डेटाबेस को प्रोवाइड कर देती है। फिर डेटाबेस उसको रिस्पॉन्ड करके बिजनेस लेयर को देता है एंड बिजनेस लेयर उस लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल में कन्वर्ट करके क्लाइंट को वापस, मतलब यूजर को वापस दे देती है। इससे होता क्या है, देखो पहली चीज़ कि जो टू टायर में, देखो टू टायर में जो डायरेक्ट क्लाइंट सर्वर से जो इंटरेक्ट कर पा रहा था, अब वो थ्री टायर में नहीं कर रहा बिकॉज एक बिजनेस लेयर आ गए। सो इससे जो हमारा थ्री टायर आर्किटेक्चर वो ज़्यादा सिक्योर है बिकॉज क्लाइंट सर्वर से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा। तो इसकी प्रॉपर्टीज देखो कि ज़्यादा सिक्योर है, स्केलेबल है, इजी टू मैनेज है, डेटा इंटीग्रिटी। डिसएडवांटेजेस क्या है कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट टू इंटरेक्ट, स्लोअर रिस्पॉन्स टाइम बिकॉज यहाँ पर एक बिजनेस लेयर बीच में आ गई जो कि एज ए ट्रांसलेटर का काम कर रही है। सो जिसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी स्लो जाती है, इस हाई कॉस्ट है। अफकोर्स यहाँ पर जब हमें इतनी ज़्यादा हार्डवेयर की नीड पड़ेगी, इतना सब जब हमें मैनेज करना पड़ेगा तो इसमें कॉस्ट आएगी। एंड इसका एग्जांपल हो गया ई-कॉमर्स स्टोर। तो ये हमारा थ्री टायर आर्किटेक्चर है। उसके बाद हम बात करते हैं डेटा इंडिपेंडेंस, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। अब डेटा इंडिपेंडेंस का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हम डेटाबेस के किसी भी लेवल पर हम कुछ चेंज कर रहे हैं तो उसकी वजह से दूसरे किसी लेवल पर इफेक्ट ना पड़े, आपस में ये जितने भी लेवल है वो इंडिपेंडेंट है। इसमें एक स्कीमा वर्ड है, स्कीमा जो होता है वो हमारा स्ट्रक्चर कह लो या फिर एक ब्लूप्रिंट कह लो, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस। एंड इंस्टेंस होता है एक्चुअल डेटा जो स्टोर होता है एक पर्टिकुलर मोमेंट पर। सो यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर जरा ध्यान से देखो, हमारे पास एक्सटर्नल स्कीमा है ये, नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा एंड देन डेटाबेस। एक्सटर्नल स्कीमा मान लो फ्रंट एंड पार्ट, ठीक है, जो कि HTML, जावा, PHP इन सब को यूज़ करके एक हमने इंटरफेस बनाया। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को समझो लाइक डेटाबेस डिज़ाइनर एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, ब्लूप्रिंट। नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल स्कीमा, इसमें हमारे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं, उनके पास डेटा का पूरा कंट्रोल है कि डेटा को किस लोकेशन में स्टोर करना है, कि डेटा को सेंट्रलाइज्ड करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड करना है। अब जो एक्सटर्नल स्कीमा है वो उससे हम कहते हैं व्यू लेवल, जो कि सबके लिए अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करें तो डेटा जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ वही डेटा दिखाया जाएगा जो उनके लिए है, लाइक हमें सिर्फ अपने मार्क्स दिखेंगे। बट वही अगर हम व्यू लेवल देखें एज ए टीचर, तो टीचर के पास पूरी क्लास का रिकॉर्ड होगा,
तो वैसे ही हमारे पास व्यू लेवल होता है जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल स्कीमा। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। ये पूरी की पूरी डेटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, जिसमें हमारे पास टेबल्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप, ये सब। ये बताता है कि एक्चुअल में डेटा क्या है। सो ये पूरा की पूरा लॉजिकल स्ट्रक्चर बताता है डेटाबेस का। उसके बाद फिजिकल स्कीमा। फिजिकल स्कीमा डेटा एक्चुअली स्टोर कहाँ हो रहा है सिस्टम के अंदर। इसमें हमारे पास फाइल स्ट्रक्चर, स्टोरेज डिटेल्स, इंडेक्सिंग, डिस्क ब्लॉक्स, ये सब आते हैं। सो यहाँ पर डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि मान लो अगर मैंने कॉन्सेप्चुअल स्कीमा पे भी चेंज किया तो वो व्यू लेवल को इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब मैंने डेटा के अंदर अंदर ब्लूप्रिंट में, उसकी डिज़ाइन में मैंने कुछ भी चेंज किया, बट जो यूज़र है एज ए यूज़र उनको सेम वही स्ट्रक्चर दिखेगा। वैसे ही अगर मैं फिजिकल स्कीमा के अंदर मैं कुछ चेंज कर रही हूँ, लाइक मैंने कल को डेटाबेस मेरा कहीं और स्टोर था एंड मैंने उसको किसी दूसरी लोकेशन पे स्टोर कर दिया, तो उससे कॉन्सेप्चुअल स्कीमा या फिर यूज़र को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज देखो, आप जब अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम के जब आप मार्क्स देखोगे तो आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा डेटा एक्चुअल में कहाँ स्टोर है, ये कल कहाँ था, आज कहाँ है। सो इसीलिए ये सारे के सारे लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है। फिर अगर हम बात करें डेटा मॉडल्स की, तो यहाँ पर हमारे पास हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनल एंड ईआर मॉडल आते हैं, जिसमें रिलेशनल एंड ईआर मॉडल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईआर मॉडल क्या है? ईआर मॉडल हमारा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, जिसमें हम लाइक इन द फॉर्म ऑफ एंटिटी एंड रिलेशनशिप, इसकी फॉर्म में जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड रिलेशनल डेटाबेस में हम टेबल्स की फॉर्म में जब हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में जब हम डेटा को स्टोर करते हैं। एंटिटी जो होती है वो हमारी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, तो एंटिटी सेट मतलब उनका सेट हो गया। रिलेशनशिप सेट मतलब जब दो एंटिटीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप बताता है। एंड एट्रीब्यूट्स लाइक उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, लाइक जैसे आप समझ सकते हो कि जो भी एंटिटी है वो हम रेक्टेंगल से बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप दिखाने के लिए हम डायमंड का यूज़ करते हैं एंड दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। और जितनी भी एंटिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम ओवल के अंदर एट्रीब्यूट्स लिख देते हैं। और अगर किसी रिलेशनशिप सेट की कोई एट्रीब्यूट है तो वो हमारी होती है डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। सो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स की। सो काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स के टाइप हैं, एक एक करके सारे समझते हैं। सिंगल वैल्यूड मतलब एक आप एग्जांपल समझ सकते हो, आपका रोल नंबर हो गया। मल्टी वैल्यूड मतलब जिसकी काफ़ी सारी वैल्यूज़ हो, लाइक जैसे आपको फ़ोन नंबर हो गया, काफ़ी सारे फ़ोन नंबर हो सकते हैं। मेल आईडी हो गई आपकी, तो इसको हम डबल एलिप्स के अंदर हम ऐसे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा सिंपल मतलब कांट बी ब्रोकन फर्दर, जैसे आपकी एज हो गई, उसको आप और क्या तोड़ोगे। फिर कंपोजिट मतलब जो एक एट्रीब्यूट मल्टीपल एट्रीब्यूट से मिलकर बनाओ, लाइक नेम हो गया आपका, नेम में आप फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम ऐसे कैटेगराइज कर सकते हो। एड्रेस भी एक कंपोजिट की का ही एग्जांपल है। एड्रेस को हम कैसे हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर हो गया, सिटी एंड पिन कोड, ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं। गिवन मतलब जो डेटा आपके पास गिवन है, जो कि फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो सकता, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ। एंड गिवन से हम ड्राइव्ड करते हैं, ड्राइव हम इसको डॉटेड एलिप्स से डिनोट करते हैं, डॉटेड एलिप्स से हम ड्राइव को डिनोट करते हैं। सो इस गिवन से हम ड्राइव को निकाल सकते हैं, लाइक DOB हमारी डेट ऑफ बर्थ से हम एज अपनी ड्राइव कर सकते हैं। प्राइम एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं जो कि हमारी एक की का पार्ट होते हैं। की मतलब जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, तो जितने भी की के अंदर का पार्ट है वो हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स, और जो बाकी के बच गए वो नॉन प्राइम। सो की मतलब जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी, नॉन की जो बच गई। रिक्वायर्ड मीन्स जैसे मान लो आपने जो फॉर्म्स आपने भरे होंगे, जैसे जब आप फॉर्म्स भरते हो तो काफ़ी सारे फील्ड्स होते हैं जिसमें एस्ट्रिक मार्क होता है कि ये तो रिक्वायर्ड, ये मैंडेटरी फील्ड है। लाइक जैसे आप अपनी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर रहे हो कोई, तो उसमें एनरोलमेंट नंबर आपका एस्ट्रिक मार्क होगा कि आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना ही डालना है। और मान लो कुछ एडिशनल डिटेल्स दे रखी है जो ऑप्शनल है कि आप भरो या ना भरो, तो वो हमारा ऑप्शनल के अंदर आ गया। ये एग्जांपल है कि एक स्टूडेंट एक एंटिटी है तो हमने रेक्टेंगल से डिनोट किया। इसके अंदर के एट्रीब्यूट्स जो है, लाइक रोल नंबर एक की है तो उसको हमने अंडरलाइन कर दिया, तो जो की होती है उसको हम अंडरलाइन करते हैं। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। एज मतलब ये डॉटेड है, मतलब हाँ ये हमारा ड्राइव्ड है। तो एड्रेस ये हमारा जो है कंपोजिट है, बिकॉज ये एट्रीब्यूट फर्दर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स में डिवाइडेड है। फोन नंबर ये क्या हमारा मल्टी वैल्यूड है, बिकॉज ये मल्टीपल एलिप्स से कह लो या डबल एलिप्स से डिनोटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीज का कंसेप्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सुपर की मतलब ऑल पॉसिबल कीज दैट आर यूनिकली आइडेंटिफाइड, या फिर कह लो सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की का सुपर सेट हमारा सुपर की है। कैंडिडेट की प्लस एनी एट्रीब्यूट हमारा मिलकर सुपर की बनाती है। अब कैंडिडेट की क्या है, इसको ना एग्जांपल से देखो जरा, कि मेरे पास रोल नंबर है, नेम है, आधार नंबर है, फ़ोन नंबर है, पैन नंबर है। तो यहाँ पर जो भी यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं
जो भी यूनिकली आइडेंटिफाई मुझे कर रही है, लाइक रोल नंबर है। अगर हम स्टूडेंट्स रिकॉर्ड की बात करें तो रोल नंबर हमारा क्या है, यूनिक होगा हर एक बच्चे के एनरोलमेंट नंबर यूनिवर्सिटी के अंदर, तो ये एक हमारी कैंडिडेट की है। नेक्स्ट आधार नंबर, हर इंसान का आधार नंबर अलग होता है, तो ये भी हमारी कैंडिडेट की है। नेक्स्ट पैन नंबर भी यूनिक होता है, तो रोल नंबर, आधार एंड पैन, ये तीनों हमारे पास कैंडिडेट की है। अब इन तीनों में से हम एक बेस्ट पॉसिबल की सिलेक्ट करते हैं कैंडिडेट की में से, जो कि हमारी प्राइमरी की बनती है। सो हम स्टूडेंट रिकॉर्ड की बात करें तो एनरोलमेंट नंबर एक ऐसी की हम बनाएंगे जो कि हर एक स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, एंड उस एनरोलमेंट नंबर से, उस की से, है ना, उस प्राइमरी की से मैं उस स्टूडेंट की सारी डिटेल्स निकाल सकूं। तो यहाँ पर हमने बना दिया रोल नंबर को प्राइमरी की। तो कैंडिडेट की में से अब क्या क्या बच गया, आधार नंबर और एक पैन नंबर, तो ये हमारी हो जाएगी अल्टरनेट की। तो अब सुपर की क्या है कि कैंडिडेट की प्लस कोई भी एट्रीब्यूट हमने ज्वाइन कर ली, लाइक सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की हमारा सुपर की है, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है हर एक टपल को। कैंडिडेट की मतलब जितनी भी यूनिक होती है, प्राइमरी की यूनिक होगी प्लस नॉट नल। ऑल्टरनेट की मतलब ऐसी कीज जो कैंडिडेट की है बट प्राइमरी की नहीं बन पाई, बची हुई सारी ऑल्टरनेट की। फॉरेन की का एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखना हमेशा, फॉरेन की इज यूज्ड टू मेंटेन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। फॉरेन की हम क्यों यूज करते हैं, मान लो हमारे पास देखो यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत बड़ा बड़ा डेटा सेट्स होता है, तो हमने एक रिलेशन बनाया, लाइक टेबल बनाई जिसमें हमने एक प्राइमरी की सेट कर दी, और दूसरी टेबल हमने बनाई जो इस टेबल को रेफर देगी, ठीक है, इस टेबल को रेफरेंस देगी। मतलब दोनों टेबल आपस में कनेक्टेड है, एक ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, तो उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए वी यूज द कंसेप्ट ऑफ फॉरेन की। क्लियर है। अब हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। पहला यूनरी रिलेशन, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक एंटिटी होगी। बाइनरी में हमारे पास दो एंटिटीज होंगी जो कि आपस में एक रिलेशन से कनेक्ट होगी। टर्नरी में तीन एंटिटी सेट्स होंगे। अब मैपिंग कार्डिनैलिटी, इसमें हमारे पास 4 होते हैं, 1 to 1, 1 to many, many to 1 एंड many to many, कि हम कैसे मैप कर रहे हैं। अब 1 to 1 मतलब अभी हमने देखा कि देखो हम रेक्टेंगल से हम एंटिटीज को दिखाते हैं एंड उन दोनों को आपस में रिलेट करने के लिए व्यूज दिस डायमंड से हम उन दोनों को आपस में रिलेशन उनका डिनोट करते हैं। तो 1 to 1 मतलब यहाँ का हर एक एंटिटी यहाँ की सिर्फ एक से कनेक्ट होगी, या तो ऐसे देख लो या फिर ऐसे देख लो। मतलब देखो सिटीजन हैज आधार कार्ड, तो हर एक सिटीजन के पास एक ही आधार कार्ड होगा, मल्टीपल नहीं हो सकते, और एक आधार कार्ड सिर्फ एक ही सिटीजन को रिप्रेजेंट करेगा। ये नहीं कि ये सेम ही आधार कार्ड राम का भी और ये सेम आधार कार्ड श्याम का भी है, तो मतलब 1 to 1 रिलेशनशिप है। 1 to many मतलब इसको ऐसे डिनोट करते हैं, 1 to many मतलब यहाँ पर एक एम्प्लॉय है जो कि मल्टीपल टीम्स को मैनेज कर रहा है। एम्प्लॉय एक ही है 1, एंड मैनी के लिए हम यहाँ एम भी लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं। तो एक एम्प्लॉय मैनेजेस टीम्स, मल्टीपल टीम्स को मैनेज कर रहा है। मैनी टू 1 मतलब जैसे बैंक अकाउंट है, हमारे काफी सारे बैंक अकाउंट्स हैं, गिवन टू कस्टमर एक है, तो इसलिए मैनी टू 1। वही अगर हम बात करें मैनी टू मैनी, तो यहाँ पर भी मैनी, यहाँ पर भी मैनी। मैनी टू मैनी का मतलब 1 to many प्लस 1 to many, राइट टू लेफ्ट 1 to many एंड लेफ्ट टू राइट 1 to many, मतलब फैकल्टी टीचेस कोर्सेज, तो मल्टीपल फैकल्टी मल्टीपल कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, तो ये मैनी टू मैनी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट्स, एक टोटल पार्टिसिपेशन होता है और एक पार्शियल पार्टिसिपेशन। टोटल मतलब ऑल एंटिटीज मस्ट पार्टिसिपेट इन अ रिलेशन, जितनी भी एंटिटीज हैं वो सारे की सारी रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करेंगी, तो वो हमारा टोटल पार्टिसिपेशन हुआ। इसको हम डबल लाइन से डिनोट करते हैं, लाइक हमारा एनरोलमेंट नंबर। हर एक बच्चे का एनरोलमेंट नंबर होगा ही होगा अगर वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन मतलब हो भी सकता है कि वो पार्टिसिपेट करे, हो सकता है ना भी करे। इसका एग्जांपल लाइक जरूरी नहीं है कि हर बच्चे ने सोसाइटी ज्वाइन करेगी हो, तो ये हमारा पार्शियल पार्टिसिपेशन हो गया। अब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी। जैसे नाम से पता लग रहा है स्ट्रॉन्ग है मतलब इसके पास खुद की एक प्राइमरी की है, ये इंडिपेंडेंट है और इसका एक खुद का एग्जिस्टेंस है। वीक मतलब इसके पास प्राइमरी की नहीं होती, ये डिपेंड करती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, एंड ये खुद एग्जिस्ट अकेले नहीं कर सकती, इसको कोई चाहिए, लाइक स्ट्रॉन्ग एंटिटी से ही ये डिनोट होती है। अब जो हमने ईआर मॉडल देखा कि जैसे हम लाइक एंटिटी एंड रिलेशनशिप मॉडल से जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, सो उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन मतलब एडवांस वर्जन ऑफ बेसिक ईआर मॉडल हमारा होता है एक्सटेंडेड ईआर मॉडल। इसमें स्पेशलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है। स्पेशलाइजेशन मतलब टॉप टू डाउन अप्रोच, कि वन एंटिटी इज डिवाइडेड इनटू सब एंटिटी। अगर हम बात करें व्हीकल की, तो व्हीकल में हमारे पास 2 व्हीलर हो सकता है, 3 व्हीलर हो सकता है, 4 व्हीलर हो सकता है। 4 व्हीलर में भी हमारे पास कार है, जीप है, एंड कार में भी हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। सो ये हमारा हो गया स्पेशलाइजेशन मतलब टॉप टू डाउन अप्रोच। यहाँ पर एक एंटिटी होगी जो कि सब एंटिटीज में डिवाइड होती जाएगी।
नेक्स्ट जनरलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच, जस्ट स्पेशलाइजेशन का उल्टा। यहाँ पर मल्टीपल एंटिटीज कंबाइंड होंगी टू अ हायर एंटिटी, मतलब कार, ट्रक, बस, स्कूटी, ये सब कंबाइन होके एक व्हीकल के अंदर ही तो आएगी। उसके बाद एग्रीगेशन। एग्रीगेशन देखो, एग्रीगेशन क्या होता है कि अभी तक हमने क्या देखा कि एक एंटिटी है और एक दूसरी एंटिटी है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताने के लिए वी यूज दिस रिलेशनशिप सेट, ठीक है। बट क्या अभी हमने देखा कहीं कि एक रिलेशनशिप को हम दूसरे रिलेशनशिप से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं होता। फिर कैसा होता है? अगर मुझे इस रिलेशनशिप सेट को दूसरे रिलेशनशिप सेट से कनेक्ट करना है तो पॉसिबल नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पूरे रिलेशनशिप सेट को ही एक मुझे एंटिटी एज ए ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है, एंटिटी बनाना पड़ेगा, सो डैट इस रिलेशन को मैं इस एंटिटी से कनेक्ट कर सकूं। सेम यही कंसेप्ट होता है एग्रीगेशन के अंदर। ट्रीट्स अ रिलेशनशिप एज एन एंटिटी, यूज फॉर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप जब हमारी आ जाती है उसमें ये यूज होता है। जब कोई रिलेशनशिप सेट रिलेशनशिप के ही अंदर पार्टिसिपेट करता है, ये एक ऐसी टेक्निक है दैट इज यूज टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप अमंग रिलेशनशिप। तो हम रिलेशनशिप में ऐसे डायमंड बॉक्स को दूसरे डायमंड बॉक्स से कनेक्ट नहीं कर सकते, मतलब एक रिलेशनशिप को डायरेक्ट रिलेशनशिप से कनेक्ट नहीं कर सकते, हमें एक एंटिटी रिक्वायर्ड होती है। सो हम क्या करेंगे, लाइक हमने क्या बनाया कि एक सेंटर है, सेंटर ऑफर कोर्सेस, बट मुझे यहाँ पर इस ऑफर से यहाँ से एक और रिलेशनशिप सेट करना है दैट इज इंक्वायर विजिटर्स। तो मैं क्या करूँगी, इस पूरे के पूरे इसको मैं एक एंटिटी बना दूंगी सो डैट अब इस एंटिटी के साथ मैं इस रिलेशन को कनेक्ट कर सकूं, ठीक है। ये एक पूरी एंटिटी बना दी, इस एंटिटी से अब मैं इस रिलेशन को कनेक्ट कर दूंगी, कुछ ऐसा होता है। अब एट लास्ट हमारे पास कुछ सीक्वल कमांड्स आती हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है कि DDL बताओ, DDL एंड DML के बीच में डिफरेंस बताओ, इनकी दो दो कमांड्स लिखो, डिफाइन DDL, DML एंड DCL, एंड इनकी दो दो कमांड्स लिखो विद एग्जाम्पल। तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले DDL जो है वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है दैट डील्स विद स्कीमा, स्ट्रक्चर, मतलब जो कि टेबल क्रिएट करता है, ठीक है, एक पूरा स्ट्रक्चर बनाने का काम DDL का है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मतलब डिफाइन करना, स्ट्रक्चर को डिफाइन करना, स्कीमा को डिफाइन करना, जिसके अंदर हमारे पास क्या क्या कमांड्स आती है, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम। नेक्स्ट DML जो है वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। मैनिपुलेट मतलब डेटा में कुछ हमें चेंजेस करने हैं, कुछ इंसर्शन करना है, अपडेशन करना है, जिसके लिए हम यूज करते हैं इंसर्ट, सिलेक्ट, डिलीट, अपडेट। नेक्स्ट हमारा आता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें हमारे पास ग्रांट एंड रिवोक आते हैं कमांड्स। उसके बाद ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट आते हैं। कॉन्स्टेंट्स ऐसे रूल्स होते हैं दैट जो कि टेबल या फिर कॉलम के ऊपर अप्लाई होते हैं टू इंश्योर डेटा एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी। इसमें हमारे पास प्राइमरी की जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, जो कि यूनिक प्लस नॉट नल, प्राइमरी की का कंसेप्ट होता है यूनिक प्लस नॉट नल। फॉरेन की जो कि टेबल्स रिलेशन को कनेक्ट करता है। चेक मतलब ये कंडीशंस चेक करता है। यूनिक मीन्स कि हमारे पास कोई डुप्लीकेट डेटा ना हो। डिफॉल्ट मीन्स इफ इन केस यूजर ने कुछ नहीं डाला तो वो एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देता है। नॉट नल मतलब कि कोई भी एम्प्टी वैल्यू ना हो। यहाँ पे आपको कॉन्स्टेंट्स के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद ड्रॉप, ट्रंकेट एंड ऑल्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो जो ड्रॉप है ना वो सब कुछ डिलीट कर देता है, ये टेबल की स्ट्रक्चर को भी डिलीट कर देता है, ठीक है, टेबल स्ट्रक्चर भी यहाँ से डिलीट हो जाता है। ट्रंकेट जो है डेटा डिलीट करता है, ऑल्टर जो है वो स्ट्रक्चर में चेंजेस करता है। सो पूरे यूनिट 1 में क्या क्या कंसेप्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, वो सब यहाँ पर चीट शीट में लिखे हुए हैं। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कि चीट शीट अटैच है, जाओ एंड पेपर से पहले ज़रूर एक बार इस पर नज़र मार के चले जाना। आपको थोड़ी बहुत क्वेरीज भी लिखनी आनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल दो कि लाइक सिलेक्ट है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, एंड कमांड्स यहाँ से इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ये हमने एकदम 20 मिनट के अंदर कंप्लीट यूनिट 1 का वन शॉट रिवीजन कंप्लीट किया है। अगर आपको डिटेल्ड में देखना है सो एक डिटेल वीडियो भी मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल रखी है यूनिट 1 की। एंड अगर आपको किसी टॉपिक को डिटेल में समझना है, लाइक ड्रॉप, ट्रंकेट एंड रीनेम को और अच्छे से डिटेल में समझना है कि एक्चुअल में क्या क्या कैसे कैसे करते हैं विद क्वेरीज, एक बार कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना। अगर लाइक कोई टॉपिक है जिसमें लाइक कॉन्स्टेंट्स आपको अच्छे से समझना है इन डिटेल, तो वो आप ज़रूर बताना कि उसके लिए अच्छे से 10 to 15 मिनट्स में उस टॉपिक पे मैं सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, मैं सब कुछ कंप्लीट करूँ। प्लीज़ टेल मी व्हाट यू वांट इन द नेक्स्ट वीडियो, and thank you very much.